कहानी चार दोस्तों की है जो एक बेहद खतरनाक जेल में कैद है। ये कोई आम जेल नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहां से भागने का सोचना भी पागलपन लगता है। लेकिन ये चारों दोस्त हार मानने वालों में से नहीं है। हर दिन, हर घंटे, हर पल वे बस यही सोचते रहते हैं कैसे इस जेल से आजादी हासिल की जाए। उनकी योजना कोई मामूली नहीं, बल्कि ऐसी होती है कि सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। यह कहानी आपको रोमांच, सस्पेंस और जबरदस्त एक्शन से भरपूर सफर पर ले जाने वाली है। क्या वे अपनी आजादी हासिल कर पाएंगे? कौन कौन सी अजीबोगरीब तरकीबें अपनाएंगे? और सबसे अहम, क्या वे अपने मिशन में कामयाब होंगे या नहीं? भाई मतलब घुमा फिरा कर बात यह है कि यह कहानी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सुनने में आपको बिल्कुल मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसी के साथ चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक और हाई सिक्योरिटी प्रिजन से, जो एक सुनसान से आइलैंड पर स्थित होता है। इस जेल का नाम होता है नानबा, और यहां से आज तक कोई भी कैदी जिंदा भाग नहीं पाया है। लेकिन एक कैदी ऐसा भी होता है जो सेल नंबर 13 में बंद होता है। वह अपने पावर की मदद से यहां से भागने का प्लान बना रहा होता है। हालांकि वह अकेला भागना नहीं चाहता, बल्कि अपने साथियों को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन सुपरवाइजर को इसकी भनक लग जाती है और वह जेल के हर एक एस्केप रूट को बंद करवा देता है। अब सीन बदलता है। कैदी और उसके साथी एस्केप की कोशिश में लगे होते हैं। जैसे ही वे एक आखिरी दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उससे पहले वे वहां से निकल जाते हैं। तभी इनका एक साथी, जिसने ब्लू कैप पहनी होती है, एक कार्ड निकालता है और सबको दिखाता है कि वहां पर इनविजिबल लेजर्स लगे हुए हैं। इन लेजर्स से बचने के लिए वे सभी लोग ब्रेक डांस करने लगते हैं ताकि लेजर्स के बीच से निकल सके। लेकिन तभी उनका सबसे स्मार्ट साथी वहां आ जाता है। वह पासवर्ड को क्रैक कर लेता है, जिससे सभी लेजर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, और भी ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वे लोग दीवार के ऊपर चढ़कर एसी डक्ट के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डक्ट के अंदर स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती है। वे किसी तरह उससे बचकर आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे एक जायंट बॉल छोड़ दी जाती है, जो तेजी से उनकी तरफ लुढ़कने लगती है। वे जैसे तैसे उस बॉल से बचकर आगे निकलते हैं तो उनके सामने एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला ट्रैप आ जाता है। लेकिन वे लोग अपनी चालाकी से इन सभी ट्रैप्स को पार कर लेते हैं। आखिरकार जब उन्हें लगता है कि वे अब प्रिजन से एस्केप कर जाएंगे, तभी उन्हें एहसास होता है कि वे उसी जगह वापस पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने लेजर डीएक्टिवेट किया था। यह देखकर वे सभी शॉक हो जाते हैं। इनकी सारी हरकतें देखकर सुपरवाइजर को गुस्सा आ जाता है। वह अपने एक आदमी यामादा को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। यामादा उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही वह यह बात भूल जाता है कि उसे किस रास्ते से जाना था। वह भटक जाता है और फिर सुपरवाइजर से फोन करके रास्ता पूछने लगता है। इस बीच हमारे लौंडे और उसके साथी वहां से काफी आगे निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे लोग जेल से एस्केप कर ही जाएंगे, लेकिन तभी उनके सामने ढेर सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके पास गन्स होती हैं। तभी निको अपने दोस्तों को बचाने के लिए सीने पर गोली खा लेती है। सबको लगता है कि निको मरने वाली है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो गोली उसे लगी थी वह असली नहीं थी, बल्कि एक ट्रैंक्विलाइजर थी। इसका निको पर कोई असर नहीं होता, जिससे सभी सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं इस पर ट्रैंक्विलाइजर का असर क्यों नहीं हो रहा। तभी उसके सारे साथी एक साथ हमला कर देते हैं। वे सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब उनके सामने गार्ड डॉग्स आ जाते हैं, लेकिन निको ने नैट जियो का चैनल देखा था, इसलिए उसे पता होता है कि कुत्तों को कैसे शांत किया जाता है। वह आराम से उन कुत्तों को शांत कर देती है और सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। फिर उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट आ जाता है। वे सोचते हैं कि इस दरवाजे को पार करते ही वे प्रिजन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उनके सामने सुपरवाइजर खड़ा होता है, जो बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। वे सभी मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन सुपरवाइजर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह एक एक करके सभी को हरा देता है और उन्हें वापस सेल में भेज देता है। हालांकि वापस जेल में आ जाने के बावजूद वे लोग दुखी नहीं होते, क्योंकि यहाँ उन्हें अच्छा खाना, बाथटब, जिम फैसिलिटी और ढेर सारी एक्सेसरीज मिल रही होती हैं। बाकी जेलों की तुलना में यह जगह काफी ज्यादा आरामदायक होती है। फिर जुगो एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से पकड़ा जाता है। प्रिजन लौटने के बाद वह अपने साथियों को बताता है, भाई यहां आते समय मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा है। यह सुनकर सभी लोग उसी दिशा में भागते हैं जहां पर वह लड़की रहती है। वे विजिटिंग रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह लड़की सुपरवाइजर के साथ खड़ी है। तभी वे सोचने लगते हैं
सहायता की सेकंड कॉपी ने इतनी सुंदर लड़की को कैसे पटा लिया। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। असल में वह खूबसूरत लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि सुपरवाइजर का छोटा भाई होता है, जो सिर्फ गर्ली आउटफिट पहनकर घूम रहा था। वे सब शौक में रह जाते हैं। क्या ये लड़का है? तभी सुपरवाइजर के सीनियर्स उसे बुला लेते हैं। अब जूगो और उसका गैंग उसके छोटे भाई से बातचीत करने लगते हैं। फिर सुपरवाइजर का छोटा भाई उससे पूछता है, तुम्हारे हाथ और गले में ये पट्टे जैसी चीजें क्या हैं? क्या तुम किसी के घर पर कुत्ते का काम करते थे? यह सुनकर जुगो को गुस्सा तो आता है, लेकिन वह बस इतना बताता है कि बहुत समय पहले एक आदमी ने मुझे यह पहना दिया था, जिसके गले के पीछे रेड स्कार है, और यही कारण है कि वह यहां आया है ताकि उस आदमी को ढूंढकर अपना रिवेंज ले सके। अगली सुबह सुपरवाइजर फिर से सेल नंबर 13 को चेक करता है, लेकिन वह देखता है कि जुगो वहां पर नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जुगो एक बार फिर एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जुगो तो नाइट ड्यूटी रूम में आराम से सो रहा होता है। सुपरवाइजर को गुस्सा आ जाता है और वह उससे पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां क्यों सो गए थे? तब जुगो हंसते हुए जवाब देता है, मेरा जो सेलमेट है वह बहुत जोर से खर्राटे मारता है, इसलिए मैं यहां आकर सो गया था। इतना ही नहीं, तभी वहां पर अमांडो भी आ जाता है। अमांडो को नाइट में सब पर नजर रखने की ड्यूटी दी गई थी, लेकिन वह पूरे दिन ट्रेनिंग में बिजी था, इसलिए वह किसी पर नजर नहीं रख पाया था। इसके बाद सीन बदलता है। जुगो अपने दोस्त के साथ बैठकर कैफेटेरिया में खाना खा रहा होता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, भाई यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे यही जेल मिली। अगर मुझे कोई और जेल मिलती तो वहां का खाना खाते ही मैं मर जाता। इनकी ये बातें वहीं पास खड़ा हल्का चचेरा भाई सुन लेता है, जो कि सभी कैदियों के लिए खाना बनाता है। उसे ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वह उनके लिए एक जायंट केक लेकर आ जाता है। अब जहां ये लोग केक खाने में बिजी थे, वहीं उनके बाकी साथी रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने में लगे हुए थे। तभी वहां जूगो आता है और एक ही बार में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देता है। यह देखकर उसके सभी साथी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसे और भी हार्डर पजल्स दिए जाते हैं, लेकिन जूगो उन्हें भी सिर्फ चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तभी उसके साथी उससे कहते हैं, भाई अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो तुम इस प्रिजन से भाग क्यों नहीं जाते? अब ये सभी आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी सुपरवाइजर वहां आ जाता है और उन्हें शांत कराता है। फिर वह उन्हें फर्नीचर बनाने का काम दे देता है। जुगो बोलता है, मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। सुपरवाइजर गुस्से में कहता है, चुपचाप काम करो, देखो तुम्हारा दोस्त निको कितनी मेहनत से फर्नीचर बना रहा है। अब जब सबकी नजर निको की तरफ जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वह फर्नीचर नहीं बल्कि लकड़ी से एक रोबोट बना रहा होता है। यह देखकर सुपरवाइजर को गुस्सा आ जाता है और वह निको के सिर पर एक टापली मारता है। तभी निको के सिर के ऊपर एक ड्रैगन बॉल आ जाता है। इतना ही नहीं, दूसरा साथी एक हॉट फीमेल फिगर बना देता है, जिसे देखकर सुपरवाइजर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। अब बारी आती है जुगो की। वह प्राउडली अपना फर्नीचर दिखाता है और कहता है, देखो मैंने एकदम परफेक्ट फर्नीचर बना दिया। सुपरवाइजर पहले तो इसे गौर से देखता है और इंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन तभी जूगो गलती से एक बटन दबा देता है, जिससे एक ड्रॉअर अपने आप खुल जाता है और सीधा सुपरवाइजर के चेहरे पर लगता है। जूगो मासूमियत से कहता है, हमने जो ड्रॉअर बनाया है वो ऑटोमेटिक खुल सकता है। सुपरवाइजर तंज मारते हुए कहता है, थैंक यू, तुमने बहुत जल्दी बता दिया। हालांकि सुपरवाइजर की असली चिंता इस बात की नहीं थी कि ड्रॉअर उसके चेहरे पर लगा, बल्कि उसे इस बात की ज्यादा टेंशन थी कि अगर उसके सीनियर्स को यह पता चल गया कि सेल नंबर 13 में एक ऐसा कैदी है जिसके पास इतना ज्यादा दिमाग है, तो आगे चलकर अगर वह जेल से एस्केप कर गया तो उसकी जॉब चली जाएगी। अब यह सारी बातें जुगो सुन लेता है। वह सुपरवाइजर से मजाक में कहता है, अगर मैं यहां से भाग गया तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। सुपरवाइजर गुस्से में आकर उसके हाथ में हैंडकफ बांध देता है और अपने साथी से कहता है, जाकर चेक करो कि किसी भी सेल से कोई कैदी भागा ना हो। इसके बाद सुपरवाइजर एक ट्रेन पकड़ता है और सीधा हेडक्वार्टर्स चला जाता है, क्योंकि उसे वहां पर वार्डन से मिलना होता है और कुछ फाइल्स सबमिट करनी होती हैं। जब वह वहां पहुंचता है और उसकी वार्डन से हाथ टकराता है, तब वार्डन कहती है, मैं पानी पानी हो गई। यह देखकर वार्डन का गार्ड गुस्से में आ जाता है और सुपरवाइजर पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सुपरवाइजर के टच करने की वजह से वार्डन का यह हाल हो गया। लेकिन सुपरवाइजर उस गार्ड को पीट देता है और बोलता है, चलो अब काम की बात करते हैं। फिर वे लोग उन प्रिजनर्स के बारे में बात करने लगते हैं जिनके यहां से एस्केप करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। एक प्रिजनर नंबर 25 निको, उसे ड्रग अब्यूज के लिए पकड़ा गया था। उसने पहले वाली जेल से भी भागने की कोशिश की थी।
उसे सिरिंज से नफरत थी, लेकिन डॉक्टर उसे बार बार इंजेक्शन देते रहते थे। अब उसे सारी दवाइयां एडिबल फॉर्म में दी जाती हैं, जिससे वह खुश है। 2 प्रिजनर नंबर 69, इसने जेल में राइड्स कराए थे। उसने पहले वाली जेल से इसलिए एस्केप किया था क्योंकि वहां का खाना अच्छा नहीं था। अब वह यहाँ के डिलीशियस फूड से काफी खुश है। 3 प्रिजनर नंबर 11, वह एक इलीगल कासिनो चलाता था। उसने पहले जेल से इसलिए भागने की कोशिश की थी क्योंकि उसे एक डेट पर जाना था। 4 प्रिजनर नंबर 15 जुगो, इसे किंग ऑफ एस्केप कहा जाता है। जिस दिन उसे इस जेल में लाया गया था उसी दिन उसने जेल से भागने की कोशिश की थी और वह भाग भी गया था। फिर वार्डन पूछती है कि वो लगातार भागने की कोशिश क्यों करता है, तो सुपरवाइजर बताता है कि हो सकता है वो उसकी हॉबी हो। फिर अगले दिन हाइम सुपरवाइजर से मिलता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। वो रोते हुए बोलता है कि मैं अगली बार से उन 4 कैदियों पर नजर नहीं रखूंगा क्योंकि वो लोग लगातार मुझे बुली करते हैं। सुपरवाइजर बोलता है, ये अच्छी निशानी नहीं है बहादुर आदमी की, तुम्हें बहादुर बनना होगा और उनका सामना करना होगा। लेकिन हाइम फिर भी अपने सुपरवाइजर की बात नहीं मानता। वो लगातार रोते हुए यही बोलता है, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग लगातार मुझे बुली करते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। फिर हाजमी उसे समझाने लगता है, तुम जैसा बहादुर आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। तुम इतने बहादुर हो कि तुम उन 4 के ऊपर नजर रखे हुए हो, जबकि बाकी लोग तो केवल एक ही कैदी पर नजर रखते हैं। तुम्हारी वजह से मैं बेफिक्र घूमता रहता हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उन 4 को संभाल लोगे। तब तक मैं बाकी काम आराम से कर सकता हूं। और फिर वो उसे सुझाव देता है, अगर तुम्हें तब भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें संभालने में, तो एक काम करो, उनकी वीकनेस का इस्तेमाल करो उनके खिलाफ। जैसे कि कैदी नंबर 11, जिसका नाम है यूको। उसकी कमजोरी है लड़कियां और खूबसूरत लड़कियों को देखते ही वो पागल होने लगता है। तो एक काम करो, उसे एक मैगजीन दे दो जिसमें खूबसूरत लड़कियों की ढेर सारी फोटो हो। वहीं कैदी नंबर 69, जिसका नाम है रॉक, उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। उसे एक मेनू लाकर दे दो जिसमें ढेर सारे टेस्टी खाने के नाम हो। वो दिन भर उसी में बिजी रहेगा। वहीं कैदी नंबर 25 यानी कि नीको, उसे दिन भर बस एनीमे दिखाते रहो, वो उसी में बिजी रहेगा। जहां तक बात रही कैदी नंबर 15 जुगो की, तो उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही गोल है, यहां से बाहर निकलना। इसलिए तुम उसके बाकी साथियों को बिजी रखना, तो हो सकता है जुगो भी उनके साथ बिजी हो जाए। अब इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद हाजिम फिर से अपने काम के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो जाकर वार्डन से मिलता है। वार्डन उसे बताती है कि सेल नंबर 13, जहां पे वो 4 कैदी रह रहे हैं, वहां मैं एक और कैदी को उनके साथ भेज रही हूं। इस कैदी का नाम है सुकुमा और इसने भी कई बार जेल से भागने की कोशिश की है। हो सकता है वो उन 4 को भी इन्फ्लुएंस कर दे यहां से भागने के लिए, इसलिए लगातार इन 4 पर नजर बनाए रखना। वहां से निकलने के बाद हाजिम का असिस्टेंट उसके सामने आता है और उसे शुक्रिया बोलता है। वो बताता है, आपके दिए हुए तरीके से मैंने उन 4 को बिजी रखा। फिर हाजिम बोलता है, अब एक काम करो, उन 4 पर और भी ज्यादा नजर बनाए रखना, क्योंकि उनके साथ एक और कैदी है जो वहां रहने वाला है। अब इधर इन 4 को भी पता चल जाता है कि एक नया कैदी उनके साथ आने वाला है। वो 4 सोचने लगते हैं कि वो कौन होगा। तभी वहां सुकुमा आ जाता है अपने निंजा स्टाइल में। उसे देखकर वो 4 इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि जुगो ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन उसके तीनों दोस्त सुकुमा की निंजा स्किल्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर सुकुमा उन सबको बताता है, मेरे पास यहां से बाहर निकलने के काफी सारे तरीके हैं। लेकिन जुगो फिर भी इम्प्रेस नहीं होता। तब सुकुमा उसे चैलेंज देता है, एक काम करते हैं, हम दोनों एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले इस जगह से एस्केप कर पाता है। यह सुनकर जुगो बिना कुछ बोले अपना पैर लेकर सुकुमा के सिर पर रखता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर वो हाँ कर देता है कंपटीशन के लिए। अब बाहर जो असिस्टेंट इन सब की बातें सुन रहा था, वो अचानक देखता है कि ये 4 उसे मिलकर फिर से बुली करने लगते हैं। वो रोते हुए हाजिम के पास चला जाता है। अब इधर जुगो और सुकुमा के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। जब जुगो आगे बढ़ रहा होता है तो वो देखता है कि सुकुमा लगातार उसका पीछा कर रहा है। जुगो उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तब सुकुमा बताता है, ये मेरी निंजा तकनीक है, इसका नाम है शेडो तकनीक। इसकी मदद से मैं अपोनेंट के लगातार पीछे चलता रहता हूं, लेकिन उसे पता नहीं चलता। यह सुनकर जुगो के तीनों दोस्त सुकुमा की इस निंजा तकनीक से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। जुगो अब एक एक करके सभी ट्रैप्स को डीएक्टिवेट कर रहा होता है और उसके जो साथी होते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन सुगुमो कुछ भी नहीं करता। वो बस एक छोटे से पप्पी की तरह चुपचाप इनका पीछा कर रहा होता है।
तभी उनके सामने हजिमे आ जाता है, जिसे देखकर वो चारों डर जाते हैं। लेकिन सुगुमु नहीं डरता। वह बोलता है, मैं अपनी निंजा टेक्निक की मदद से सुपरवाइजर को अभी हरा दूंगा। लेकिन हाजिमे का सिर्फ एक पंच पड़ते ही सुगुमु हार मान लेता है। मगर यह सब सुगुमु का सिर्फ नाटक होता है ताकि वो हजीमे का ध्यान भटका सके। तभी वह निंजा ब्लेड से उस पर हमला करता है, लेकिन एक भी ब्लेड जाकर हजीमे को नहीं लगती, बल्कि इधर उधर बिखर जाती है। और यहाँ सुगुमु अपने ही निंजा ब्लेड्स की वजह से खुद को ट्रैप कर लेता है। इसके बाद जब हजीमे सिक्योरिटी रूम में आता है तो वह अपने असिस्टेंट से बात करता है और उसे बताता है, ध्यान से देखो, हर एक कैमरे में ऐसा लग रहा है कि सुगुमु पोज कर रहा है। इसका मतलब उसे पता है कि हमने कैमरा कहां छुपा कर रखे हैं। इसलिए हजीमे उसे सेल नंबर 13 से निकालकर सेल नंबर 11 में डाल देता है। अगले दिन तो एक घोड़ा लेकर सेल नंबर 13 में जाता है और वहां के कैदियों को बताने लगता है कि न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए सारी क्लीनिंग और डेकोरेशन तुम लोगों को करनी होगी। और वहीं पर हाजिमे वार्डन के ऑफिस को साफ करने चला जाता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वार्डन उसे लगातार देख रही होती है और इस काम में बहुत मजा ले रही होती है। इसके बाद वो सभी सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलाती है, जहां वो सबको बताती है कि न्यू ईयर में हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और मैं चाहती हूं कि हर प्रिजनर उसमें पार्टिसिपेट करे। उधर सेल नंबर 13 में सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि पिछली बार के टूर्नामेंट में हमने कितने मजे किए थे। इस बार का प्लान यही है कि टूर्नामेंट के बहाने यहां से भाग जाएंगे। अगले दिन सभी कैदी एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहां उन्हें न्यू ईयर टूर्नामेंट के बारे में बताया जाता है। फिर एक सुपरवाइजर सभी पार्टिसिपेंट्स का नाम लेता है और उन्हें रूल्स समझाता है। वह बताता है कि प्रिजनर्स को अपने ही सुपरवाइजर के साथ मिलकर एक टीम बनानी होगी और जीतने वाली टीम को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि जीतने वाली टीम के सुपरवाइजर और उनके असिस्टेंट को एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी और जीतने वाले प्रिजनर्स को उनका फेवरेट आइटम मिलेगा। ये बातें सुनकर सेल नंबर 13 के कैदी खुश हो जाते हैं और तुरंत ही हजिमे के पास जाकर कहते हैं, तुम हमारे साथ मिलकर टीम बना लो। लेकिन वहां पहुंचने के बाद असिस्टेंट उन चारों को बताता है कि वार्डन तय करेगी कि कौन सा सुपरवाइजर किस प्रिजनर के साथ टीम बनाएगा। लेकिन वार्डन का दिल तो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो हजीमे से कहती है, सेल नंबर 13 के साथ मिलकर टीम बना लो। तभी दूसरा गार्ड अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और हजीमे को चिढ़ाने लगता है। वह बोलता है, तुम फिर से सेल नंबर 13 के साथ ही चिपक गए हो। तभी बाकी गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और बेकार सी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। अब सब लोग यही कह रहे होते हैं कि मेरी टीम सबसे बेहतर है, लेकिन इन लोगों का झगड़ा बाकी कैदियों के लिए एंटरटेनमेंट का काम कर रहा होता है। तभी पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है, जो कि हैंड राइटिंग का होता है। इसे सुनकर सेल नंबर 13 के तीनों कैदी डर जाते हैं, लेकिन उन्हें जुगो पर भरोसा होता है कि वह कुछ कमाल करके दिखाएगा। लेकिन जब वे जुगो की राइटिंग देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि जुगो ने तो हाक दिया। अब उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि जुगो सिर्फ जेल से भागने में अच्छा है, बाकी किसी काम का नहीं है। लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि आर्मर्ड और हजीमे की हैंड राइटिंग बहुत ही शानदार होती है। इन्हीं दोनों की वजह से उनकी टीम जीत जाती है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। ऊपर से वार्डन यह सब देखकर गुस बम्प्स फील कर रही होती है और सोच रही होती है, एक दिन हाजी में मेरा नाम भी लिखेगा। अब इसके बाद सेकंड कंपटीशन का भी ऐलान होता है, जिसका नाम होता है मोची पाउंडिंग। इस कंपटीशन में मोची को लगातार पीटना होता है, लेकिन अंदर का दारमा नहीं गिरना चाहिए। यह गेम स्ट्रेंथ और स्टैमिना का होता है। अब तो बहुत बड़ा सा हैमर लेकर आता है और जुगो को दे देता है, लेकिन जैसे ही जुगो उसे उठाता है वह गिर जाता है। लेकिन जब रॉक उस हैमर को उठाता है तो वह उसे बड़ी आसानी से उठा लेता है। इसलिए रॉक ये डिसाइड करता है कि वह कंपटीशन में भाग लेगा। जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो यामातो रॉक से कहता है, तुम बस मोची को लगातार पीटो, बाकी मैं दारमा का ध्यान रखूंगा। तभी रॉक का सामना लैंग से होता है, जो उसका पुराना सेलमेट होता है। वह बिल्डिंग नंबर 5 में रहता था और अब वह यहाँ पर सिर्फ रॉक से बदला लेने आया है। तभी लैंग अचानक से रॉक पर हमला कर देता है, जिससे उनका एक ब्लॉक वहां से गिर जाता है। यह देखकर रॉक हैरान रह जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने लगते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें आपस में लड़ना चाहिए। इस फाइट में लैंग बहुत आसानी से रॉक के हैमर को तोड़ देता है। अब यामातो के सामने भी एक भद्दा लेकिन पावरफुल ओपोनेंट आ जाता है। वह अपनी पूरी ताकत से यामातो पर लगातार हमले कर रहा होता है। वहीं जब लैंग रॉक से लड़ रहा होता है तो वह उसे बताता है कि सालों पहले तुमने मुझे एक फाइट में हराया था, तभी से मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। वह कहता है, तुमसे हारने के बाद मैंने आज तक लगातार ट्रेनिंग की है ताकि मैं तुमसे एक बार फिर लड़ सकूं। रॉक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता
बल्कि वह तो यहाँ पर सपना देख रहा होता है कि अगर वह ये टूर्नामेंट जीत गया तो वह अपने लिए एक ओवन मांगेगा। यह सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि ये इतनी बेकार सी चीज के बारे में क्यों सोच रहा है, जबकि वह इससे भी अच्छी चीज मांग सकता है। कुछ देर की फाइट के बाद रॉक अपनी पूरी पावर दिखाता है और सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से लंग को टूर्नामेंट से बाहर फेंक देता है। रॉक की इस ताकत को देखकर यामातो भी इंस्पायर हो जाता है और सोचता है कि वह भी अपने ओपोनेंट को एक ही बार में हरा देगा। इसलिए वह अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक पंच मारता है, जिससे वह रॉकेट की तरह आसमान में चला जाता है। इसके साथ ही सेल नंबर 13वीं राउंड को भी जीत जाती है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। इसके बाद अगला राउंड कार्ड गेम का होता है, जिसमें सुपरवाइजर सातो को सेल नंबर 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। मैच शुरू होने से पहले सातो यही सोच रहा होता है कि उसे यूनो को एक बार फिर से रूल्स समझा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यूनो वहां कुछ गड़बड़ कर दे। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, सातो पहले ही राउंड में अपने ओपोनेंट को हराकर जीत जाता है। यह देखकर उसका ओपोनेंट भी हैरान रह जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूनो के साथ उल्टा हो रहा होता है। वह अपने ओपोनेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और यह स्ट्रगल काफी लंबी चलती है। यूनो सिर्फ एक नहीं बल्कि अपने सभी ओपोनेंट्स से हार रहा होता है। तभी उसके ओपोनेंट्स उसे मॉक करते हुए बोलते हैं, तुम बहुत ही स्लो हो। तभी यूनो को एक आइडिया आता है, लेकिन उसी बीच ओपोनेंट का लीडर यूनो से कहता है, तुम बहुत स्लो हो, तुम्हें चीटिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी जुगो बोलता है, चिंता मत करो, यूनो को चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां जुगो जब यह सारी बात बता रहा होता है, तभी यूनो अपनी टैक्टिक्स बदलता है। वह अपने ओपोनेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके समझ जाता है कि वे कौन सी चाल चलने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी की मदद से वह अपने पहले ओपोनेंट को हरा देता है। इसके बाद ओपोनेंट का दूसरा साथी आता है और बोलता है, मुझे खेलने दो। लेकिन यहां पर भी यूनो अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके उसे भी हरा देता है। यूनो बॉडी लैंग्वेज रीडिंग का इस्तेमाल करके अपने सभी ओपोनेंट्स को हराने में कामयाब हो जाता है। इस तरह यूनो अपनी टीम को अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब निको अपनी दवाई लेकर जा रहा होता है तो वह देखता है कि एक आदमी हवा में उड़ रहा होता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है और हजीमे के पास भागकर पहुंचता है। वह उसे सारी कहानी बताता है, लेकिन हजीमे उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी चौथे कंपटीशन का अनाउंसमेंट हो जाता है, जिसमें सभी को बे ब्लेड्स घुमाने होते हैं। लेकिन ये बे ब्लेड्स बहुत बड़े साइज के होते हैं। इस गेम में जो टीम जीतती है उसे अपने बे ब्लेड को बीच में लगातार घुमाए रखना होगा, जब तक कि ओपोनेंट्स का बे ब्लेड गिर न जाए या रिंग से बाहर न चला जाए। इसी बीच निको का ध्यान फिर से उस उड़ने वाले आदमी पर चला जाता है। वह फिर से हाजिमे को उसके बारे में बताने लगता है, लेकिन निको उस आदमी के बारे में इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वह हाजिमे को पीछे फेंक देता है। इसके बाद निको अपने सभी दोस्तों से बोलता है, उस उड़ने वाले आदमी को ध्यान से देखना। फिर हाजिमे उसके पास आता है और उसे टपली देकर कहता है, आइंदा ऐसी बदतमीजी मत करना। लेकिन तभी दोनों हैरान रह जाते हैं जब उन्हें ड्यूओ की तरह नेक्स्ट मैच के लिए चुन लिया जाता है। अब निको का ओपोनेंट वही उड़ने वाला आदमी होता है। अचानक से मैच शुरू हो जाता है। पहले तो वे दोनों हाजिमे पर हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाजिमे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तभी निको को गुस्सा आ जाता है और वह आयरन बॉल से हमला करके मैच वहीं रोक देता है। इसके बाद निको अपने ओपोनेंट्स को लेक्चर देना शुरू कर देता है। वह कहता है, तुम दोनों मिलकर सिर्फ हाजिमे पर ही क्यों हमला कर रहे हो। लेक्चर देने के बाद निको फिर से एक्साइटेड हो जाता है मैच खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही वह खेलने वाला होता है, उसका एक अपोनेंट जो कि काले चश्मे पहने होता है, जाकर टूर्नामेंट की वॉल पर बैठ जाता है। वह कहता है, मैं यहां थोड़ी देर सोने वाला हूं। अब निको का सामना उस उड़ने वाले आदमी से होता है। वह बोलता है, टूर्नामेंट गया भाड़ में, पहले मुझे सिखा दो कि उड़ते कैसे हैं। लेकिन वह उड़ने वाला आदमी निको को कुछ भी नहीं सिखाता। बावजूद इसके निको हार मानने को तैयार नहीं होता। वह लगातार बोलता रहता है, प्लीज मुझे सिखा दो। फिर वह उसे मास्टर कहकर बुलाने लगता है। आखिरकार वह उड़ने वाला आदमी थक जाता है और कहता है, अगर तुम ये मैच जीत गए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि उड़ते कैसे हैं। यह सुनकर निको एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इस मैच को जीता कैसे जाता है। वहीं दूसरी तरफ हजिम की लड़ाई चल रही होती है एक बंदर जैसे आदमी से। दूर से वर्डन उन दोनों की फाइट देख रही होती है और मन ही मन यही सोच रही होती है कि काश इस फाइट में हजिम जीत जाए। इस ख्याल से उसे गूज़बम्प्स आने लगते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एक दिन वह और हजिम एक साथ होंगे।
इसी बीच हाजिम अपने ओपोनेंट को दूर फेंक देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह उड़ने वाला आदमी गोकू के स्टाइल में उस पर हमला कर देता है। यह देखकर निको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी को उसने मास्टर बनाया है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि हजिम पर हमला हुआ है, यानी उसके अपने टीम मेट पर हमला हुआ है। हालांकि इसके बावजूद भी निको को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी उसे यही लग रहा होता है कि उसका मास्टर बहुत कूल है और वह उसे ये सारी मूव सिखा देगा जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन निको को ये टूर्नामेंट जीतना होगा ताकि वह पहले उन सभी मूव्स को सीख सके जो उड़ने वाले आदमी को आती हैं। यही सोचकर निको उस उड़ने वाले आदमी पर हमला कर देता है और वही टेक्निक इस्तेमाल करता है जो थोड़ी देर पहले लैंग ने रॉक के खिलाफ इस्तेमाल की थी। यह देखकर उड़ने वाला आदमी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि निको किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह इसे सिर्फ थोड़ी ही देर में पूरी तरह कॉपी कर सकता है। यह सुनकर जोगो और उसके साथी भी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस खासियत के बारे में पता नहीं था। इसके बाद निको और वह उड़ने वाला आदमी फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस बार निको उस पर भारी पड़ रहा होता है और आखिर में उसे दूर फेंक कर कहता है कि अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूं। तभी उड़ने वाले आदमी का एक दोस्त जो वहां आराम कर रहा था बोलता है, तुम्हें उसका स्टूडेंट बनने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहिए। यह सुनकर निको और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। वह बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूं। फिर निको सबको बताता है कि अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो सबसे पहले मैं PS5 मांगूंगा। यह सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि शायद निको पागल हो गया है और बच्चों जैसी बातें कर रहा है। तभी उड़ने वाले आदमी का दोस्त बीच में आता है और निको पर हमला कर देता है। वह गुस्से में कहता है, तुम एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। इसी बीच हाजिम अभी भी उस बंदर जैसे आदमी से लगातार लड़ रहा होता है। तभी वह बंदर जैसा आदमी हजिम से कहता है, तुमने एक झूठ बोला है। तुमने वर्दन से कहा था कि तुम्हें सेल नंबर 13 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल में तुम्हें उनके साथ प्रॉब्लम है। यह सुनकर हजिम को गुस्सा आ जाता है और वह उस बंदर जैसे आदमी को कॉलर से पकड़कर दूर फेंक देता है। इस डिस्ट्रक्शन की वजह से बाकी टीम्स भी एक दूसरे पर हमला करने लगती हैं। हजीम का गुस्सा उस बंदर जैसे आदमी पर और ज्यादा बढ़ जाता है और वह उसे बेरहमी से पीटने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वर्दन को इस लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वह तो बस अपने ही सपनों में खोई होती है। कैसे वह एक दिन हजिम से शादी करेगी और उनके बच्चे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी सरकार बड़े बड़े सपने दिखाती है। अब लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक और खूनखार हो चुकी थी। इसी बीच निको फिर से उड़ने वाले आदमी से कहती है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और उधर हजिम अपने बेब्लेड को घुमाता है और बंदर जैसे आदमी पर फेंक देता है। आखिरकार हजिम यह मैच जीत जाता है और साथ ही निको भी उस उड़ने वाले आदमी को हरा देती है, क्योंकि उसने उसकी टेक्निक को कॉपी कर लिया था। अब सेल नंबर 13वीं फाइनल राउंड में पहुंच चुका था, लेकिन इसी के साथ निको बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पावर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था।